हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लेकर आ गया हूं आप सबके लिए कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 2025 का आज का जो विज्ञान पेपर था उस विज्ञान विषय के पेपर का पूरा सॉल्यूशन। कई सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर आज के पेपर को सॉल्व करवाइए, तो आप सभी की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे विज्ञान विषय के पूरे पेपर सॉल्यूशन की। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले भाग ए के तहत पहला प्रश्न है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है। शरीर की ऐसी कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है, तो वो है आपकी थायराइड ग्रंथि। दूसरा था, कौन से जीव में पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है, तो इसका उत्तर था प्लेनेरिया। तीसरा था, मानव में वक्रक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, कौन से तंत्र से? उत्सर्जन तंत्र से। चौथा था, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो जो साइटोकाइनिन है वो आपका पादप हार्मोन है। पांचवा था, एक संकर संकरण में F2PD का जिन प्रारूप अनुपात क्या होता है, तो एक संकर संकरण के अंदर F2PD में जिन प्रारूप अनुपात होता है 1:2:1। छठा था, निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों के लिए उपलब्ध करवाता है? कौन करवाते हैं? उत्पादक। उत्पादक कौन होते हैं? हरे पेड़ पौधे। अगला सातवां, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी में संबंध क्या है, तो संबंध क्या होता है? r = 2f, यानी कि जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधा होती है, तो f = r/2, तो r बराबर क्या होगा? 2f। आठवां, श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजरने के पश्चात इसके अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है, तो प्रकाश जो सबसे कम झुकता है वह कौन सा है, तो वो कौन सा है? रेड, लाल रंग सबसे कम झुकता है। अगला था आपका 11वां, दिए गए परिपथ चित्र में बिंदु बिंदु P और Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना है? आपको P और Q के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना था। तो देखो, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इनको हल करोगे तो कैसे बनेगा? ऐसे कुछ, ये 4 ओम है और ये दोनों श्रेणी क्रम है, इनको जोड़ दोगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 4 ओम। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1/4 + 1/4 यानी 2/4 यानी 1/2, तो 1/RP बराबर आ जाएगा 1/2, तो RP बराबर कितना आ जाएगा? 2 ओम। तो यहां पर इसका सही उत्तर था 2 ओम। अगला 10वां, सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन है? चांदी है। 11वां, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा किसकी ओर संकेत करता है? विद्युत धारा की दिशा की ओर। 12वां, चित्रानुसार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक पर आरोपित बल की दिशा कौन सी होगी? तो कागज में भीतर की ओर जाते हुए। ठीक है। अगला, जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से उत्पन्न गैस कौन सी है? तो जिंक की अभिक्रिया करवानी थी H2SO4 से, तो कौन सी? ZnSO4 बनेगा और H2 गैस आपकी बाहर निकल जाएगी। फिर एक उदासीन विलयन का pH 1 कितना होता है? 7 होता है। अभिक्रिया लेड ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन के साथ हो रही है, तो लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो यहां पर इनसे रिलेटेड जो कथन सत्य है वो कौन सा है? कार्बन का उपचयन हो रहा है और लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, तो कथन 3 और 4 सत्य है। आगे देखो, 16वां वो था आपके फास्फोरस परमाणु के M कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फास्फोरस कितने नंबर पे आता है? 15 नंबर पे, तो 2, 8 और 5। बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो बाहरी कोष के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। अगला, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा था? तो इनमें से जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा वो होगा C2H6। एथेन आपका क्या है? एथेन आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आगे, मेथेन में उपस्थित संसंयोजी आबंधों की संख्या तो कितनी होती है? मेथेन के अंदर एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, तो कितनी होगी? 4 होगी। दूसरा था, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहली खाली जगह थी, हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रिया विधि नियंत्रित करती है? तो पुनर्भरण क्रिया विधि। ठीक। दूसरी, शाखान्वित आहार श्रृंखलाओं में से बना जाल, शाखान्वित आहार श्रृंखलाओं से बना जाल क्या कहलाता है? खाद्य जाल कहलाता है। क्या कहलाता है? खाद्य जाल। तीसरा, सामान्यतः विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि जो आपका तांबा है, तांबा विद्युत का अच्छा सुचालक है। लिखेंगे क्योंकि यह
विद्युत का अच्छा सुचालक है, क्योंकि यह विद्युत का अच्छा सुचालक है। चौथी खाली जगह, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि करने से क्या होती है, बढ़ती है। अगला पांचवी खाली जगह, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर बने यौगिक का नाम क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और सोने और लोहे में से अधिक तन्य कौन है, तो सोना आपका अधिक तन्य धातु है। आगे बात करें, तीसरा प्रश्न है आपका अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। कौन सा प्रश्न है, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। देखो यहां पर पहला था श्वसन को परिभाषित करना था। किसको परिभाषित करना था, श्वसन को परिभाषित करना था। तो श्वसन की परिभाषा क्या है, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज को विखंडित करके क्या करते हैं, ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें समस्त जीव ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज को विखंडित करके क्या करते हैं, ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। दूसरा, मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलना, साइकिल को चलाना और पेंसिल उठाने को नियंत्रित करता है। कौन सा भाग, अनुमस्तिष्क। कौन सा भाग, अनुमस्तिष्क। अगला, उभयलिंगी पुष्प का कोई एक उदाहरण देना है, तो वो क्या है आपका, गुड़हल। अगला, मेंडल के प्रयोग के अंदर मटर के सफेद फूल का विपर्यासी लक्षण क्या था, तो क्या था, बैंगनी फूल का विपर्यासी लक्षण क्या था, बैंगनी फूल। पांचवा, किसी वाहन के पक्षदर्शी के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, आप सबको पता है किसका उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का। छठा है, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, तो आप सबने पढ़ा होगा कि एक ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति को पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। सातवां, परिपथ में विभवांतर का मापन किसके जरिए होता है, वोल्ट मीटर के जरिए। किसके जरिए होता है, वोल्ट मीटर के जरिए। फिर किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं को दर्शाना था, तो इसका चित्र कैसे बनेगा, देखो यहां पर मैंने बना रखा है, ये वाला चित्र आपको बनाना था। विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उसके भीतर और चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, ये वाला चित्र आपको बनाना था। अगला है, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ हो रही है तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो एक्स का रासायनिक नाम क्या था, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अगला, बीकर को चित्रित करना था, एक बीकर का आपको चित्र बनाना था, आप सबको आता होगा। फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह का नाम, प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र लिखना था, क्या होगा, COOH। क्या होगा, COOH। 12वां, अम्ल के जलीय विलयन को विद्युत परिपथ में लगाने पर परिपथ में लगा बल्ब जलने लगता है। इस प्रेक्षण का विश्लेषण करके एक विद्यार्थी ने अम्ल के जलीय विलयन के कौन से गुण को सिद्ध किया, लिखिए कौन से गुण को सिद्ध किया है उसने सिद्ध किया है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। क्या सिद्ध किया है कि अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। आगे खंड ब, खंड ब के तहत देखो पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, वायवीय और अवायवीय श्वसन में आपको क्या लिखना था, अंतर लिखना था। वायवीय और अवायवीय में अंतर लिखना था। आप सबने पढ़ा होगा वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है या पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि अवायवीय के अंदर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, अवायवीय श्वसन के अंदर कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। 5वां, पादपों में प्रकाशानुवर्तन गति को समझाना था। तो प्रकाशानुवर्तन गति वह गति है जिसमें पादप प्रकाश की दिशा के अंदर बढ़ते हैं और यह गति ऑक्सिन नामक हार्मोन के कारण होती है। ऑक्सिन प्रकाश से दूर पादप के भाग में अधिक मात्रा में संचित होता है, जिससे वह भाग तेजी से बढ़ता है और पादप प्रकाश की ओर मुड़ना शुरू हो जाता है। उसे कहते हैं पादप के अंदर प्रकाशानुवर्तन गति। इसमें आप वो चित्र भी बना सकते थे, गमले के अंदर एक पादप को लगाकर आप सूरज की तरफ वृद्धि करते हुए दर्शा सकते थे। छठा प्रश्न है आपका, मानव के नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों के क्या लिखने हैं आपको, कार्य। तो नर जनन तंत्र के
दो अंग, एक आप लिख सकते थे वर्षण। वर्षण का काम क्या होता है? वर्षण का काम होता है शुक्राणुओं का उत्पादन करना। और फिर लिख सकते थे सीसन। सीसन का काम क्या होता है? शुक्राणुओं को मादा जनन तंत्र के अंदर क्या करना? स्थानांतरित करना। अगला 7वां, मानव में लिंग निर्धारण का आरेख चित्र बनाना था। आप सबको पता है, फिर भी मैं बता देता हूं। आपको ये वाला चित्र बनाना था, मानव में लिंग निर्धारण का। ये वाला चित्र, नर और मादा, फिर युग्मक एक्स वाई और मादा के अंदर दोनों एक्स, फिर एक्स एक्स और एक्स वाई, ये वाला आपको चित्र बनाना था। फिर आगे देखो, अगला प्रश्न है आपका 8वां, अपवर्तनांक किसे कहते हैं और इसका सूत्र लिखना था। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश के किरण के मुड़ने की जो मात्रा होती है उसे अपवर्तनांक कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश के किरण के मुड़ने की जो मात्रा है उसे कहते हैं अपवर्तनांक। और इसका सूत्र क्या होता है? n बराबर c/v होता है। n क्या है? अपवर्तनांक है। c निर्वात में प्रकाश की गति और v है किसी माध्यम में प्रकाश की गति। 9वां है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? आप सबने पढ़ा होगा कि सूर्य के प्रकाश में उपस्थित नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन वायुमंडल में मौजूद कणों के द्वारा बहुत ज्यादा होता है और इस वजह से स्वच्छ आकाश का जो रंग है वो हमें कैसा दिखाई देता है? वो हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां, घरेलू विद्युत परिपथों में विद्युत फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है? तो विद्युत फ्यूज का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि परिपथ के अंदर यदि अत्यधिक धारा प्रवाहित हो जाए तो फ्यूज क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा और जिससे परिपथ क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, बीच में से ब्रेक हो जाएगा। इसकी वजह से हमारे घर के अंदर जितने भी उपयोगी उपकरण लगे हुए हैं वो नुकसान से बच जाएंगे। 11वां था, लेड नाइट्रेट के तापन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्थित उपकरण को क्या करना था? चित्रित करना था। तो इसके लिए आपको कौन सा चित्र बनाना था? तो इसके लिए आपको जो चित्र बनाना था वो ये वाला बनाना था, लेड नाइट्रेट का तापन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, ये वाला चित्र आपको बनाकर बताना था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जिंक के साथ हो रही है तो सोडियम जिंकेट बन रहा है और कौन सी गैस बाहर निकलेगी? तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकलेगी। 13वां था कि यदि कॉपर है उसकी आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर पड़ा रहता है तो उसकी सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वर्णन करना है। तो देखो, यदि कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर पड़ा रहेगा तो उसकी सतह पर हरे रंग की परत चढ़ जाएगी और ये जो हरे रंग की परत होगी वो किसकी होगी? कॉपर कार्बोनेट की, जो कॉपर की वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और नमी के साथ अभिक्रिया के कारण बनता है। यानी कॉपर जब CO2 के अंदर पड़ा रहेगा तो वायुमंडल की CO2 और नमी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? कॉपर कार्बोनेट। और उस कॉपर कार्बोनेट की वजह से जो कॉपर है उसकी जो ऊपरी सतह है वो धीरे धीरे हरे रंग की हो जाएगी। आगे देखो, खंड स, जिसमें 14वां प्रश्न था, ऋतुस्राव होने का कारण समझाना था और इसकी अवधि लिखनी थी। तो ऋतुस्राव क्यों होता है? तो जब अंडाणु निषेचित नहीं हो पाता तो गर्भाशय की दीवार क्या होती है? टूट जाती है और रक्त और श्लेष्मा के रूप में योनि द्वार से बाहर निकल जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रजोद्रम या ऋतुस्राव। क्यों होता है? अंडाणु का निषेचन नहीं होने की वजह से। और इसकी अवधि कितनी होती है? तो जनरली अवधि होती है 3 से 5 दिन। कितनी होती है? 3 से 5 दिन। अथवा में प्रश्न था कि जो गर्भ निरोधक युक्तियां होती है उनके अपनाने के कारणों को समझाना था और कोई एक गर्भ निरोधक युक्ति का नाम भी लिखना था। तो देखो, गर्भ निरोधक जो युक्तियां है उनका उपयोग अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए और यौन संचारित रोगों से बचने के लिए किया जाता है। एक गर्भ निरोधक युक्ति का नाम आप कंडोम लिख सकते थे, कॉपर टी लिख सकते थे और शल्य चिकित्सा लिख सकते थे, कोई एक लिख सकते थे। 15वां है, वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर ओजोन बनने की क्रिया को समीकरण के द्वारा समझाना था। तो ओजोन का निर्माण कैसे होता है? तो जब ऑक्सीजन की अभिक्रिया यूवी लाइट के साथ होती है तो यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु बनता है और जब ऑक्सीजन का एक परमाणु ऑक्सीजन गैस के साथ वापिस अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? ओजोन का अणु बनता है। फिर अथवा में दिया हुआ था, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में गिरावट का एक मुख्य कारक किस रसायन को माना गया है? किसको माना गया है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, CFC को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को एक महत्वपूर्ण कारक बताया गया है। और इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाया गया है? तो इसकी रोकथाम के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल,
जिसने क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को कम करने अथवा बिल्कुल प्रतिबंधित करने का लक्ष्य रखा है। क्या कदम उठाया गया है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसके तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कम से कम उत्पादन अथवा बिल्कुल रोकने के लिए कदम उठाया गया है। 16वां था आपको ओम का नियम लिखना था। ओम का नियम क्या है? किसी चालक में जो प्रवाहित धारा है उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। शर्त यह है कि तापमान क्या होना चाहिए? स्थिर रहना चाहिए। फिर प्रतिरोध की परिभाषा लिखनी थी। तो किसी चालक का वह गुण जिसकी वजह से वह उसमें प्रवाहित धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। फिर नाइक्रोम तार के लिए विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ खींचना था। तो धारा और विभवांतर के मध्य जो ग्राफ है वो कैसा आएगा? वो ग्राफ बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट आएगा। कैसा आएगा? बिल्कुल सीधा आएगा, क्योंकि V और I एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। यहां पर आप चाहे तो V को दर्शा सकते थे और यहां पर I को बता सकते थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है? तो जब किसी प्रतिरोधक से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत धारा का कुछ भाग उष्मा ऊर्जा के अंदर बदल जाता है, जिससे प्रतिरोधक क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, और इसे ही कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। फिर किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा किन कारकों पर निर्भर करती है? तो एक तो प्रतिरोध पर निर्भर करती है, प्रवाहित धारा पर, और धारा प्रवाहित होने के समय पर। फिर ओम के नियम के अध्ययन के लिए आपको परिपथ चित्र बनाना था। मैंने बहुत बार बता रखा है, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन का चित्र बताना था। 17वां था क्लोर सार प्रक्रिया को समझाना था और इसमें निहित रासायनिक समीकरण लिखना था। तो देखो क्लोर सार प्रक्रिया क्या है? जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस के अंदर विघटित हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर सार अभिक्रिया। और इसके लिए आपको जो समीकरण लिखना था वो क्या लिखना था? वो लिखना था सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, और ये बदलेगा किसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड में, क्लोरीन गैस के अंदर और हाइड्रोजन गैस के अंदर। ये आपको समीकरण लिखना था। अथवा में बेकिंग सोडा पर ऊष्मा के प्रभाव को समझाना था और रासायनिक समीकरण लिखना था। तो देखो बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब इसको गर्म करते हैं तो यह सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अंदर बदल जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के निकलने की वजह से भोजन में अंदर क्या होता है? खमीर उठता है। और उसकी अभिक्रिया क्या थी? अभिक्रिया देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको क्या करना था? गर्म करना था। तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट बनेगा, CO2 गैस बनेगी और आपका क्या बनेगा? जल बनेगा। ये आपका इसका उत्तर था। आगे बात करें खंड द की। 18वां था अमीबा में पोषण की विधि को समझाना था। बहुत अच्छे से मैंने कई बार बता रखा है। अग्नाशय के द्वारा स्रावित जो आपका प्रोटीन पाचक एंजाइम था उसका नाम बताना था। तो अग्नाशय के द्वारा स्रावित जो प्रोटीन पाचक एंजाइम था वो था ट्रिप्सिन। कौन था? ट्रिप्सिन। फिर शुद्रांत में पाए जाने वाले दीर्घ रोम का कार्य बताना था। तो शुद्रांत की जो आंतरिक सतह होती है उस पर अंगुली के समान छोटे छोटे परवद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये भोजन के पाचन के अवशोषण के लिए या पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं और पचे हुए भोजन को रक्त प्रवाह में अवशोषित करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ये लिखना था इसमें। आगे देखो पैरामीशियम के अंदर पोषण की विधि को समझाना था। पैरामीशियम के अंदर पोषण की विधि को समझाना था, तो ये आपको चित्र बना के समझाना था। दूसरा था मानव में जठर ग्रंथि के द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम बताना था। वो कौन सा एंजाइम था? पेप्सिन। कौन सा था? पेप्सिन एंजाइम था। फिर तीसरा था बाघ की शुद्रांत की लंबाई कम क्यों होती है? कारण बताना था। तो बाघ एक मांसाहारी जानवर है और मांस को पचाने के लिए कम समय और कम लंबी शुद्रांत की जरूरत पड़ती है, जबकि जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनमें मांस को पचाना आसान नहीं होता है, क्योंकि घास के अंदर सेलुलोज आता है और इस वजह से बाघ की शुद्रांत छोटी होती है, क्योंकि बाघ एक मांसाहारी जानवर है और मांस को पचाने के लिए कम समय और कम लंबी शुद्रांत की जरूरत पड़ती है। 19वां था किसी बिंब को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो?
तो यहाँ पर f का मान कितना था, f का मान था -16, u का मान कितना था -24। आपको दर्पण सूत्र लगाना था 1/f बराबर 1/v, ठीक है, प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर f की जगह रखना था -16, u की जगह रखना था -24। जब आप हल करेंगे तो v का मान आता -48 सेंटीमीटर, यानी पर्दे को दर्पण से 48 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ता। दूसरा था अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच स्थित बिंब के प्रतिबिंब का आपको क्या बनाना था, किरण आरेख बनाना था। तो दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता, बड़ा, सीधा और आभासी बनता है ना। और ये दर्पण के पीछे वाले भाग में कहीं पर मिलती हुई क्या होती, प्रतीत होती, क्योंकि यहां पर क्या रखना है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। तो प्रतिबिंब कैसा बनता, बड़ा, सीधा और आभासी। कहां बनता, दर्पण के पीछे वाले भाग में। अथवा में देखो, एक डॉक्टर 2 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति ज्ञात करनी थी। अब सबको पता है f बराबर होता है 1/p, तो 1 में 2 का भाग देते तो 0.5 मीटर ये आती फोकस दूरी, यानी कि 50 सेंटीमीटर। और लेंस की प्रकृति कैसी होती, उत्तल लेंस, क्योंकि फोकस दूरी धनात्मक है, अतः लेंस कौन सा होता, उत्तल लेंस होता। और इसकी क्षमता भी कैसी होती, इसकी क्षमता भी होती धनात्मक। अगला प्रश्न था, उत्तल लेंस की सहायता से प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाना था जब वस्तु आपकी प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बीच में स्थित हो। तो देखो, जब वस्तु प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बीच में स्थित होती है तो उत्तल लेंस के केस में प्रतिबिंब कैसा बनता, बड़ा, उल्टा और वास्तविक बनता। कैसा बनता, बड़ा, उल्टा और वास्तविक। कहां पर बनता, तो 2f2 से परे बनता। कहां पर बनता, 2f2 से परे बनता। आ गया समझ में। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 20। क्या करना था आपको, मिसेल की संरचना बनानी थी और साबुन और अपमार्जक की सफाई क्रिया का विश्लेषण करना था कि साबुन और अपमार्जक की मदद से कपड़ों की सफाई कैसे होती है, ये आप सब जानते हैं। अथवा में है, निहित रासायनिक समीकरण देकर एथेनोइक अम्ल की निम्न अभिक्रियाओं का विश्लेषण करना था। पहली थी एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टरीकरण अभिक्रिया कैसे लिखनी थी आपको, CH3COOH, एथेनोइक अम्ल, इसकी अभिक्रिया करनी थी एथेनॉल के साथ, C2H5OH के साथ। क्या बनता, बनता आपका एथिल एथेनोइट, और क्या बनता आपका जल बनता। फिर एथेनोइक अम्ल की सारक के साथ अभिक्रिया, तो CH3COOH, इसकी अभिक्रिया करनी थी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके करनी थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या बनता यहाँ पर, तो यहाँ पर बनता आपका सोडियम एथेनोइट, और क्या बनता आपका जल बनता। ये अभिक्रिया यहाँ पर लिखनी थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपकी कक्षा 10 विज्ञान विषय का पेपर। वो भी मैंने संपूर्ण हल के साथ एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन बता दिया है। अब आपको अच्छे से अंदाजा हो गया होगा कि आपके कितने प्रश्न सही है और कितने गलत है, आपके कितने नंबर आ रहे हैं। उम्मीद कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपके कितने नंबर परीक्षा के अंदर आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं मेरी ये क्लास आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।